चलिए सेट नंबर 64, सेट नंबर 64 का हम सब डिस्कशन करते हैं। अमित यादव, विकास जी गुड इवनिंग, बाबू सुधा गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है और इसका जवाब देंगे सब कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा, आपसे संविधान संशोधन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ था, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया था। सहकारी समिति के बारे में भी हम लोग कल डिस्कशन किए थे थोड़ा सा। तो सहकारी समिति को किस संविधान संशोधन के द्वारा संरक्षण दिया गया था, इसका जवाब देंगे सब लोग। इसका आप सब जवाब देंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संरक्षण दिया गया था। देखो एक्चुअली में 2011 में एक संविधान संशोधन हुआ था और यह हुआ था 97वां संविधान संशोधन, और इसके तहत जो था वो सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि 2011 में 97वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत इसको दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार की रक्षा की बात की गई है बंदी बनाए गए व्यक्ति को? तो ये अनुच्छेद 22 में है। देखो याद रखना होगा आप सबको कि अनुच्छेद 22 के तहत अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करने के बाद भी जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके तहत आपको संरक्षण दिया जाएगा। मतलब 24 घंटा के अंदर ही थाना से आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। 15वें अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति, स्थान, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। और अनुच्छेद 17 के तहत कहा गया है छुआछूत का अंत। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही है यह बताना है। राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन कहां के संविधान से लिया गया है तो याद रखिएगा यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यह सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है, तो उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारा गलत हो गया। राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। एकदम 15 सदस्य तो होते नहीं है, 12 सदस्य, और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जब भारत में संविधान लिखा गया था शुरुआती दौर में, तो उस दरमियान में आपको पूछ रहा है कि शुरू में कितने अनुसूची और कितने अनुच्छेद थे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 395 अनुसूची और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया। मंत्रिमंडल शब्द में से संविधान के, जो मंत्रिमंडल शब्द है निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आपको बताना है किस आर्टिकल में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा डीपली जाता है, अब पूछता है कि मंत्रिमंडल जो है वो भारत में कहां के संविधान से लिया गया है, तो यह याद रखना प्यारे, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मंत्रिमंडल शब्द किस अनुच्छेद में निहित है, तो याद रखिएगा मंत्रिमंडल जो है 352 में निहित है। ठीक है ना, क्लियर है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है और 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात। ये तो सिंपल है और यही सिंपल प्राय आप एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड वाला आर्टिकल आप एग्जाम में कम ही देखने को मिलता है। क्लियर है ना। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
आपको ये बताना है। चलिए पढ़ते हैं। विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है, गलत है। विधानमंडल बहुत बड़ा समूह होता है। कार्यकारी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को संदर्भित करती है। नहीं, कार्यकारी में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी आते हैं। तो क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हम चुनते हैं? नहीं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। तो ये हमारा सही है। न्यायपालिका का काम क्या है? अदालत प्रणाली को देखना, यानी कि शिकायतों को सुनना और उसका निवारण करना। कहता है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इसको तो आप याद रखिएगा। ये 155 अनुच्छेद के तहत, यानी कि अनुच्छेद 155 में इस बात की चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो लाइक कर देंगे बटन को जरूर, और गुरुदक्षिणा में कमी नहीं करेंगे, यही हमारा गुरुदक्षिणा होता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसका आप जवाब देंगे, 5 सेकंड का समय देंगे आपको हम इसमें। कहता है निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? मनीष कुमार, प्रणाम भाई। चलिए बताइए कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? किस आर्टिकल के तहत? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हुआ क्या कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को भारतीयों के द्वारा जो गिफ्ट मिलता था या जो उपहार मिलता था, उसको लेने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया। आया बात समझ में? यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आप याद रखिएगा। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी एक्ट के तहत, याद रखना है प्यारे, इसी एक्ट के तहत भारतीयों से उपहार नहीं ले सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सिंपल क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताएंगे। क्या राज्यसभा करती है? निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं? बताएंगे। वही निर्वाचक मंडल जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव करती है? बताएंगे। आपके पास 9वां का आंसर आपको देना है। बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप याद रखना प्यारे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधायक भाग नहीं लेते हैं। यानी कि निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये वाला होगा। ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है उस प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में विधायक भाग नहीं लेंगे। तो राज्यसभा नहीं करना है, उपराष्ट्रपति का सिर्फ राज्यसभा ही भाग नहीं लेता। क्लियर है? चलिए, कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, ये जो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता था, तो ये हमारा सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन की बात करता था, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत हो जाएगा। देखो प्यारे एक बात याद रखना, साइमन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन 1927 में आया था। 1927 में आया था। और क्यों आया था? तो 1919 एक्ट की जांच करने आया था। भारत विभाजन 1947 में द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। तो ये दोनों अलग अलग है, ये हमारा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है वाला ही हमको क्वेश्चन का जवाब देना था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना प्यारे? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है? आपको सारे कथन को पढ़ना है और कौन सा कथन सही है इस पर आपको चर्चा करना है। चलिए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। बिल्कुल 1946 में 9 दिसंबर की बात है,
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। तो 1946 तो ये सही हमारा है। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। देखो ये गलत है, वो डीपली क्वेश्चन पूछा है, इसमें जिन्ना नहीं थे, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी में नहीं हुआ था, बल्कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा प्यारे? तो ये होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना के बारे में आपको कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। चलते हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 1950 में लागू किया गया, ये गलत है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसलिए ये वाला हमारा गलत हो गया। उक्त शब्द 1976 में संशोधन करके जोड़ा गया था, ये सही है। उक्त शब्द 1985 में नहीं, ये भी गलत है। देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात अगर करें तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है और 3 नए शब्द जोड़े गए। संशोधन हुआ था 42वां और 1976 में, और 3 शब्द जोड़े गए थे अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, संविधान में संशोधन केवल संसद करता है, ठीक है ना? थैंक यू पूजा। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अगर वैसी परिस्थिति आ जाती है, जैसे आपातकाल की स्थिति आ जाती है या दूसरे देश के साथ वैसा कोई संधि हो जाता है, उस कंडीशन में संसद राज्य पर भी कानून बना सकता है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, हाँ, अखिल भारतीय सेवाओं को डेवलप करने का अधिकार भी संसद के पास है। तो तीनों हमारा सही है, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर जो हमारा होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 14वां पढ़ते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? मतलब भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी बातें ली गई? संघीय शासन व्यवस्था यहीं से लिया गया। मौलिक अधिकार नहीं, ये नहीं, संघीय शासन व्यवस्था नहीं लिया गया, ये लिया गया है कनाडा से, अमेरिका से नहीं लिया गया, ये हमारा कनाडा से लिया गया। मौलिक अधिकार बिल्कुल, ये हमारा अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, ये भी हमारा अमेरिका से। तो 2 सही है, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ये हमारा नहीं होगा, ये कनाडा से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पर आपको जवाब देना है। मूल कर्तव्य भाग 4 के क, और यह रूस के संविधान से लिया गया है, ये ठीक है। राज्य, हाँ, भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है, ये भी सही है, ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी भाग 8 में नहीं, ये गलत है। देखो प्यारे, यही वाला हमारा गलत है, गलत ही चुनना था, इसलिए हमारा आंसर जो होगा सी होगा। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। भारत के संविधान के किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? चलिए, अगर आपको 12वीं अनुसूची याद होगा तो बना लेंगे आराम से। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र प्रदेश के बारे में कहा गया है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में भाषा के बारे में गलत है, यही गलत वाला ही गलत ढंग से यही पहचानना था, तो गलत हमारा यही वाला हो गया। क्यों? क्योंकि दूसरी अनुसूची में हमको वेतन के बारे में पढ़ना है, भाषा के बारे में हमको 8वीं अनुसूची में पढ़ना है। चौथी अनुसूची में राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, ये हमारा सही है, तो गलत हमारा बी होगा, और गलत वाला ही ढूंढना था, इसलिए हमारा बी आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्ति, देखो अवशिष्ट शक्ति, इस पर कानून केंद्र सरकार बनाता है। अवशिष्ट शक्ति में क्या होगा? जैसे सैटेलाइट हो गया, या कोई टेक्नोलॉजी वाला काम हो गया, ठीक है। तो वो अनुच्छेद आपसे पूछ रहा है किस अनुच्छेद में है,
चलिए, अनुच्छेद आपको बताना है 248 में, याद रखना है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, इसकी चर्चा 248 में, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 248 में इसको आपको याद रखना है। कुछ कुछ आप जैसे हर सेट में अगर 4-5 क्वेश्चन को याद करते चलेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसके तहत क्या होता है, कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना, कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना आप इसके तहत कर सकते हैं। और अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार होता है। संसद और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार, कानूनों का विस्तार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 18, विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो बोली जाने वाली भाषा का जो चर्चा है वो 347 में है। तो ऐसे ऐसे जो वन लाइनर के फॉर्म में है, अगर आप याद रखेंगे, रोज 5 से 10 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस में रखते हैं तो पॉलिटी में आपका बहुत परफेक्ट हो जाएगा पॉलिटी आपका। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। नया राज्य अगर बनाना है तो नया राज्य जो है, देखो एक बात याद रखना, अगर भारत में नया राज्य सृजन करना है, जैसे हमारा बिहार था और झारखंड टूट के अलग हुआ, उसके लिए संसद में क्या हुआ होगा, तो संसद में साधारण बहुमत, यानी कि संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, बहुत लोचा नहीं है, समझना आसान है। अगर दूसरे नए राज्य का सृजन करना है, नए राज्य का सृजन करना है या एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बनाना है, उसके लिए संसद में साधारण बहुमत की जरूरत होती है। एकदम सिंपली इसको आप याद रखिए, ठीक है ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। देखो, जब आप 1000 क्वेश्चन के आसपास, 700-800 क्वेश्चन के आसपास जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, वही क्वेश्चन देखने को 80% मिलता है और बार बार क्वेश्चन आएगा कहां से नया, वही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते रहता है। निम्नलिखित नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है, बताएंगे। नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित सही अधिकार आपसे पूछा जा रहा है। 4.0 में कॉमन पेपर में आप क्या पढ़ाते हैं? अभी हम कोई क्लास नहीं ले रहे हैं बच्चे, अभी सिर्फ एक हम डिस्कशन लेते हैं और एक पॉलिटी का हमारा बैच चलता है। अभी कोई कॉमन पेपर नहीं, कोई भी क्लासेस नहीं, अभी हम रेस्ट में हैं। क्लियर है दुर्गेश जी? चलिए, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो देखो, हथियार रखने का तो अधिकार किसी को नहीं है, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने का भी अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, बोलने का तथा विचार व्यक्त करने का अधिकार सबको है। अनुच्छेद 19 में इसका चर्चा किया गया है। इसका आंसर होगा प्यारे सी। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? देखो, धार्मिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। अब कौन सा कंडीशन होगा? तो कंडीशन होगा स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई मामला आ जाए, जैसे कोरोना। तो कोरोना जब आया था उस कंडीशन में मंदिर बंद कर दिए गए थे, यानी कि धार्मिक अधिकारों पर भी क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध। सदाचार को लेकर के या लोक व्यवस्था का कंडीशन अगर होता है, मान लो कहीं पर राइट हो जाए हिंदू मुस्लिम में, उस कंडीशन में धार्मिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा, सारे सही हैं, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कोई बैच है आपका? सर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पे जाइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बाई विकास सर, 8 घंटे का वीडियो है, देख लो आप आराम से, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? देखो, परमादेश याचिका एक प्रकार का रीट है, परमादेश एक प्रकार का रीट है और इसका सिंपल सा अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, बस। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हम आदेश देते हैं। ठीक है ना, हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, एक कहते हैं कि सर बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर दीजिए। सर आप तो खुद ही अंग्रेजी बढ़िया से नहीं लिख पा रहे हैं, आप बाइलिंगुअल क्या करिएगा, है ना। और जैसा हम लोग को आदेश होता है संस्थान के द्वारा, प्रयास हमेशा वही करते हैं। और ये बहुत बड़ा हार्ड नहीं है हिंदी समझना, मेरी एजुकेशन सारा सीबीएसई बोर्ड से हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी नहीं समझ सकते हैं। हाँ मानते हैं कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, पर प्रयास कीजिए, चूंकि 90% से ज्यादा लड़के जो हिंदी में यहाँ पढ़ते हैं, इसी की वजह से हम लोग को डिस्कशन थोड़ा उनके भाषा में करना पड़ता है। ठीक है प्यारे, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। थोड़ा इसका आप जवाब दीजिएगा कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया। यानी कि वैसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसने कहा कि मौलिक अधिकार से ज्यादा प्रभावशाली नीति निर्देशक तत्व है। कौन सा संविधान संशोधन था, आपको बताना है। कौन सा संविधान संशोधन था, तो प्यारे याद रखना वो था हमारा 42वां संविधान संशोधन। देखो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हुई थी, है ना। तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन में ये बात उजागर हुआ, ये बात स्पष्ट हुआ कि मौलिक अधिकार से थोड़ा ज्यादा पावरफुल नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया। ठीक है ना। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करेगा, और प्रायः इसमें ज्यादातर बच्चे राष्ट्रपति में टिक लगा भी दिए होंगे। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो संसद की संयुक्त सत्र बुलाई जाती है, और संसद के संयुक्त सत्र के द्वारा उसका समाधान होता है, ना कि राष्ट्रपति। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें राष्ट्रपति में टिक लगाते हैं, पर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है और बनाना है। कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। मतलब 124 में क्या बातें कही गई हैं, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए 124 के तहत क्या है, अनुच्छेद 124 के तहत क्या कहा गया है। तो प्यारे 124 के तहत कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सॉरी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति इसके तहत होगा। याद रखना है 124 के तहत, और थोड़ा कमेंट करके बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में कहा गया है। चलिए नहीं नहीं नहीं, उल्टा मैंने बोल दिया। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति, सॉरी माफी चाहते हैं आपसे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है, आंसर इसका बी होगा। आपको बताना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में चर्चित है, किस अनुच्छेद में कहा गया है। इसका आंसर बी, यानी कि 124 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होगा। आपको जवाब देना है, खोजना है, ढूंढना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आपका होमवर्क के फॉर्म में हो गया, किसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यह कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। मतलब ये घुमा के पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं, संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य के विधानसभा भी भाग लेती है, राज्य के विधान परिषद भाग नहीं लेती, और दिल्ली तथा पुदुचेरी का विधानसभा, विधान परिषद भाग नहीं लेता। दिल्ली तथा पुदुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों को अलाउ किया गया है कि यहां के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन हमारा सी होगा। 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है मनीष। हाँ प्यारे, बिल्कुल सही है।
राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का क्या नहीं कर सकता? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकते हैं? हाँ, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से लिया गया प्यारे? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो प्यारे, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते हैं, सही है। राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षण करता है, नहीं। राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकार का संरक्षण उपराष्ट्रपति नहीं करते, संसद के पास होता है पावर। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, नहीं। राज्यसभा एक अलग विंग है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पहला आंसर सही। अभी जो टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, थोड़ा सा आपके लेवल का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको समझ के बना सकते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आइए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? थोड़ा अब तो आपको आसान लग रहा होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले देखो, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति बने, तो ये तो थे। वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे और चौथे राष्ट्रपति बने, ये भी ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति बने। अरे यार, सारे तीनों लोग जो है नाम, ये तीनों राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन कहता है कि कौन नहीं थे, इसमें तो सारे थे। इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या लगाइएगा? आंसर इसका ई लगाइएगा। क्लियर है ना प्यारे? कहता है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, डरना नहीं है। कथन देख करके आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकता है। बिल्कुल, राज्यसभा देखो होता क्या है कि राज्य सूची पर कानून राज्य ही बनाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में राज्यसभा अगर चाहेगा तो राज्य सूची पर भी विशेष विधि बना सकता है, कानून बना सकता है। तो ठीक है ना हमारा। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, गलत बात है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किए जाते हैं, ये हमारा गलत हो गया। सही कौन सा है? केवल एक सही है। क्लियर है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? देखो, 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल जनरली होता है। 1 वर्ष के लिए 5 वर्ष पूरा हो गया और यदि उस समय राष्ट्रीय आपात लागू हो गया देश में, तो उस कंडीशन में 1-1 वर्ष करके और कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा प्यारे? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन समझदारी से हम बना सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के? भारत के प्रधानमंत्री को लेकर कौन सा वक्तव्य सही है? चलिए बनाइए, इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन जो है सही है। कहता है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। हां, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदन से, मंत्री तो दोनों सदन से बनते हैं, लोकसभा से भी बनते हैं और राज्यसभा से भी बनते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति या चयन कर सकता है, स्वतंत्रता है उसके पास। ये हमारा ठीक है भाई। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकते हैं। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी का, नहीं देखो ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? राष्ट्रपति के सलाह की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री के पास कि राष्ट्रपति जी आप बताइए ना कि हम मंत्रिमंडल में किसको किसको रखें। भाई, उस दल का नेता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को पता है कि कौन कौन व्यक्ति हमारे मंत्रिमंडल में शामिल करना है, ठीक है ना। तो
सलाह, यहां पे उचित परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक फॉर्मेलिटी होता है हस्ताक्षर करने के लिए कि ये हमारे मंत्रिमंडल में शामिल है, लेकिन सलाह लेने की जरूरत, राष्ट्रपति को क्या आइडिया है, राष्ट्रपति को क्या आइडिया है, कोई आइडिया नहीं है क्या कौन कौन व्यक्ति आपके मंत्रिमंडल, तो प्रधानमंत्री को पता होता है। ये गलत हो गया। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, नहीं, स्वविवेक का भी प्रयोग प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। मंत्रिमंडल में किसको किसको रखना है ये पहले से लगभग तय होता है और एक टीम होती है तय करने के लिए, जिसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होता है वो स्वविवेक से, जैसे अभी राजनाथ सिंह है, या आपको वो कौन से हैं जो टकला है, देखो उनका नाम पर्याय हम भूल जाते हैं, 2 4 5 लोग होते हैं जो कि लिस्ट अपने इंटरनली बना के रखते हैं, प्रधानमंत्री के पास सौंपते हैं कि फलना फलना व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल करना है। तो ये हमारा, अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आप लोगों को रहता है, न्यूज़पेपर या चुनाव जल्दी में लोकसभा का हुआ है तो देखने से भी आप इसको बना सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ई कुछ लोग कह रहे हैं नहीं प्यारे, ई नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक पर टिक मत लगाइएगा। हमको पता है कि आंसर देखो, कभी भी प्रश्न आंसर देख के नहीं बनाना है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करते हैं। नहीं, मंत्रिमंडल के सहयोगी का चयन राष्ट्रपति से परामर्श करके नहीं करते हैं। एक फॉर्मेलिटी होता है जरूर, चूंकि हस्ताक्षर वही करेंगे कि आपके मंत्रिमंडल में शपथ वही दिलाएंगे, लेकिन वो पहले से तय होता है, इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी चर्चा भारत के संविधान में नहीं है पर एक प्रथा चलता आ रहा है उस काम को वैसे ही करने का। ठीक है ना। तो वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वित्त मंत्री लोक, निम्न सदन किसको कहते हैं, लोकसभा का, कोई जरूरी नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। गलत हो गया। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। हाँ, ये वाला, इसकी चर्चा, ये आंसर सही होगा। अगर हम प्रधानमंत्री हैं और हम अपने ही लोगों के द्वारा बहुमत खो दिए, हमारे लोगों ने ही हमको नहीं चाहा, इस कंडीशन में हमको त्याग पत्र देना चाहिए और दे ही देते हैं लोग। इसकी चर्चा संविधान में नहीं है लेकिन एक प्रथा है, ऐसा किया जाता है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, तो मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। हो सकता है कि बिहार में बीजेपी की सरकार हार गई हो तो यहां से मंत्रिपरिषद में कैसे जाएगा लोग, ये भी हमारा कहना गलत हो जाएगा। आंसर होगा हमारा बी। कहता है भारत के केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की समीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? सारे खर्च का जिम्मेवारी जो है वो कौन उठाता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33। तो इसकी जिम्मेवारी जो होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 में इसकी चर्चा किया गया है, इसकी होती है। ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न हम लोग को सीख लेना है धीरे धीरे। हम ठीक है, हम आसान कह रहे हैं और आपको आसान नहीं लग रहा है तो आपको लगना चाहिए, ठीक है, जल्दी नहीं है लगने का, पर धीरे धीरे हम लोग को सीख लेना है ना, सीख लेना है हम लोग को मिलके। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें से सही उत्तर का आपको चयन करना है। चलिए, सही उत्तर का आपको चयन करना है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल्य, अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। देखो, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय अधिकारी, देखो राज्य स्तर पर पूछ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अपीलीय या सलाहकारी जो अधिकारिता होती है उस सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है, उच्च न्यायालय के पास नहीं। अपीलीय कोर्ट किसको कहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं, क्योंकि वो अंतिम छोर होता है।
अगर जिला कोर्ट में आप किसी चीज में हार जाते हैं तो अपील करेंगे उच्च न्यायालय के पास। उच्च न्यायालय के बाद लास्ट में जाता है तो अपीलीय शक्ति किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ये भी हमारा गलत हो गया, तो दोनों हमारा गलत है। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है जो कि सही है। दोनों पॉइंट हमारा प्यारे गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा क्वेश्चन है और सीखना है इस क्वेश्चन को। कहता है कि निम्न में से कौन समिति है, सब तो समिति ही है, जो कि विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करता है। संसद भवन में किस किस विषय पर चर्चा होगा उसका टाइमिंग का निर्धारण करने का जो कार्य है वो कार्य सलाहकार समिति के पास होता है। याद रखिएगा इस बात को, सीख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्लियर है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। देखो, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब होती है जब न्यायालय के सत्र के दौरान न्यायाधीश की कोरम पूरा नहीं होता है, न्यायाधीशों की संख्या कम होती है, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ के सही निशान लगाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, तो इसका आंसर सी होगा। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम नहीं होता है, उस कंडीशन में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है कुछ समय के लिए। क्लियर है ना? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करने के बाद आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए विचार करेंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। बिल्कुल, जिस प्रकार से उच्च न्यायालय को हटाया जाता है उसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। भैया ये हमारा पॉइंट सही है। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। गलत है, करता है। अगर उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अगर रिटायर कर जाता है तो उसके पास नॉलेज, देखो न्यायाधीश का जहां मामला आता है उसमें खास करके कोर्ट न्यायालय एक ऐसा नौकरी है जिसमें व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसकी नौकरी उतनी जवान होती जाती है। मतलब कहने का क्या है? कोरम का मतलब होता है कि अगर सिस्टम में 10 लोग होने चाहिए और 8 ही लोग हैं, 2 लोग छोड़ दिए या नहीं आ रहे हैं, तो 8 लोग से काम नहीं चलेगा, हमको 10 लोग चाहिए ही चाहिए। तो 10 लोग, 2 लोग हम बाहर से लेते हैं, उसको तदर्थ कहते हैं। और जब 2 लोग ले लेंगे तो कोरम पूरा हो जाएगा हमारा। तो उच्चतम न्यायालय का कोई, तो यही हम कह रहे थे कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अगर अपने पद से रिटायर हो जाता है तो यार जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है तो उसके पास ब्रेन की कमी थोड़ी ना है। राष्ट्रपति तो वैसे लोगों को ढूंढते रहते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, सारा आईपीसी वगैरह उनको याद है। तो ये कहता है कि किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकते। गलत है, ये कर सकते हैं, इसलिए पॉइंट गलत है। हमारा ए सही आंसर होगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? चलिए बताइए क्या सही नहीं है? यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। अरे बिल्कुल, क्या सही नहीं है मतलब गलत आपसे पूछ रहा है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है विवेकाधीन शक्ति में नहीं आता है, विवेकाधीन शक्ति में नहीं आता है, यह सही है। अध्यादेश जारी करने का शक्ति क्या होता है? मान लीजिए कि विधानमंडल बंद है किसी भी राज्य में और उस कंडीशन में किसी नियम की जरूरत है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसी तरह से राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये विवेकाधीन शक्ति में नहीं आता है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, ये भी सही है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में, अभी हम वही बात बोल रहे थे ना, नहीं हो। तो सारे पॉइंट सही हैं, गलत तो कोई है ही नहीं, सारे पॉइंट सही हैं, कहीं एक भी पॉइंट गलत नहीं है। तो गलत नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, सारे के सारे पॉइंट सही हैं। कहता है 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है, इस पर आपको जवाब देना है। क्या विशेषता नहीं है मतलब 73वें संविधान संशोधन
की विशेषता नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो ग्राम सभा होता है, बिल्कुल। 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था, और इसमें पंचायत लाया गया। और प्यारे, पंचायत में तो ग्राम सभा होता है, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन भी होता है, जनता खुद भाग लेती है। पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो प्यारे, सब तो सही है, इसमें गलत तो कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा एक्यूरेट ई। इसमें से कोई नहीं ऐसा है जो गलत है, सब सही है। और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देंगे। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का आखिरी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का ए, पंचायत सेवक करता है। आंसर देख के बोल रहे हैं पंचायत सेवक, प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करेगा। हाँ, अब कुछ लोग बी कहने लगे, कुछ लोग सी कहने लगे। ग्राम सेवक, या ये सही हमारा है, पंचायत सेवक करता है ना। ग्राम पंचायत का सचिव भी कह सकते हैं। तो सॉरी, बी नहीं, मुखिया नहीं करता है। सही आंसर है, ग्राम सेवक करता है। क्लियर है? ये था आप लोग का, ये सब सीखना है हम लोग को, हड़बड़ी नहीं है। देखो, एग्जाम में थोड़ा टाइम है, अभी 2-4 महीना के बाद ही एग्जाम होगा, लेकिन हम लोग को रोज मेहनत करके नया नया क्वेश्चन को सीखना एक सतत प्रक्रिया है। अब कोई हड़बड़ी नहीं है। सबको फिर मिलते हैं कल, नमस्कार।